बच्चों, इन डेज 116 में हम लोग लेसर का बुक स्टार्ट कर लिए थे और ऑपरेटिंग लीज, फिनांस लीज का डिस्कशन कर लिए थे कि कैसे फिनांस लीज में लेसर जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द असेट लेसी को ट्रांसफर कर देता है और वो अपनी बुक से कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट को हटा देता है जिस असेट को वो लीज पे देता है, और अपनी बुक्स में नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज वो लिख लेता है। और ऑपरेटिंग लीज मैंने आपको बताया जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है वहां पे वो असेट को कंटिन्यू करता है लेसर अपनी बुक्स में लिखना, और रेंट को एज एन इनकम लिखता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो ये लास्ट क्लास का मेरा डिस्कशन था। आज हम लोग वहां से थोड़ा आगे चलते हैं। बहुत सारी बातें छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला एजेंडा आज का मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द लेसर। मॉडिफिकेशन किसको बोलते हैं? आंसर वही है जो फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस बदलते हैं और अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन ओरिजिनल वाले लीज में नहीं थे, लीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे और अब नए ऐड या लेस हुए हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे भाई मॉडिफिकेशन हुआ है। तो मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग लेसर की बुक में कैसे करनी है, वी आर डिस्कसिंग दैट। पहला पॉइंट है कि अगर लीज, अब क्योंकि लेसर का बुक में ऑपरेटिंग लीज, फिनांस लीज का दो कॉन्सेप्ट है, तो आपको मॉडिफिकेशन को भी उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा कि भाई अगर ऑपरेटिंग लीज है और उसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या करेंगे। द आंसर इज सिंपल। अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो प्रोस्पेक्टिवली आप उसको अकाउंट फॉर करेंगे। मतलब कि जो भी रिवाइज्ड लीज पीरियड है, रिवाइज्ड लीज रेंटल है, जो भी कुछ है उसका एवरेज निकाल करके पास्ट में जो हुआ वो हुआ, दैट इज गॉन। फ्यूचर में जो भी आप रेंट लेने वाले हैं, लेसर की बुक्स है ना, तो जो लेने वाले हैं उसका एवरेज लीज रेंट निकालो और आगे बढ़ जाओ। आपकी बुक्स जो थी ओरिजिनल वाली, जो असेट थी, जिसको आप बिल्डिंग बोलो, प्लांट बोलो, जो भी आपके बुक्स में था वो जैसे चल रहा था चलेगा। इसको लेकर के जो रेंट अकाउंटिंग को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, प्रोस्पेक्टिव चेंज को डाल दो। बस एक चीज ध्यान रखना है कि क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में हो सकता है आपकी बुक्स में एक लीज रेंट रिसीवेबल या एक लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है आपकी बुक्स में एग्जिस्ट करता रहे, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको ये जो नया वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मॉडिफिकेशन के बाद जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लीज रेंट के साथ एडजस्ट कर दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में जो लीज रेंट मिलने वाला है उसको जोड़ के जब आप एवरेज करेंगे ना, तो लीज रेंट रिसीवेबल को वहीं से माइनस कर दीजिएगा। लीज रेंट रिसीवेबल जो आपके असेट साइड में है, दैट इज नो लॉन्गर एन असेट, तो उसको माइनस कर दीजिएगा। वो पैसा तो अब आपको अलग से मिलने वाला नहीं है। सिमिलरली जो लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, जो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में था, वो जब आप नया लीज रेंट का एवरेज निकालेंगे तो उसको ऐड कर दीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू से सुनाता हूं। देखो, ए ने बी को एक असेट दिया लीज पे, 3 साल का लीज था, 184, 168, 248 का रेंट था। एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, दैट इज आफ्टर 2 years, द लीज एग्रीमेंट मॉडिफाइड, और एक और साल ऐड किया गया और उस साल का रेंट 196 है। तो पूरा लीज अकाउंटिंग करके दिखाइए 4 साल का, अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो। ऑब्वियसली फिनांस लीज के लिए तो बहुत सारा और डिस्कशन चाहिए, बहुत सारा और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है। तो अपन सबसे पहले जब पहला 3 साल सब ठीक আছে, তো ক্লাস ঠিক চলছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, থাকতে দাও, করে দেবো। पहला 3 साल जो चल रहा था, आइए उसको देखते हैं। 184, 168, 248 का एवरेज निकाला 2 लाख। पहला साल 2 लाख को पीएल में डाला, 184 हमें मिला, 16,000 रिसीवेबल खड़ा हुआ। सेकेंड ईयर 168 मैंने डाला बैंक में क्योंकि मेरे को मिला पैसा, 2 लाख इनकम में डाला क्योंकि एवरेज लीज रेंट को इनकम में डालना पड़ता है। 32,000 मेरा रिसीवेबल खड़ा हुआ। तो अब देखो मेरा लीज रेंट रिसीवेबल 16 एंड 32 मिलाकर के 48,000 हो गया है। अब मेरा लीज मॉडिफिकेशन हुआ और लीज को 1 साल और बढ़ा दिया गया। तो पास्ट में क्या हुआ हम भूल जाएंगे। अब सोचेंगे आज यहां आकर के कि अभी लीज पीरियड कितना है और रेंट मुझे कितना मिलेगा, प्रोस्पेक्टिव। तो द आंसर इज लीज पीरियड 2 साल का और रेंट मुझे मिलेगा 248 यही वाला बच्चों, हाँ, और 196।
अभी जो 48,000 मेरे असेट साइड में लिखा हुआ था, दैट इज नो लॉन्गर रिकवरेबल अलग से, तो उसको हम यहां माइनस कर देंगे। और लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होता तो मैं उसको ऐड कर देता, तो मैं इसको माइनस कर दिया, देखना कैसे नेचुरली एडजस्ट हो जाएगा। माइनस कर दिया तो मेरा एवरेज लीज रेंट 198,000 आया। तो हम थर्ड और फोर्थ ईयर में ना 198 अपने पीएल में लिखेंगे। तो 198 पीएल में लिखेंगे तो कैसे होगा, 248 मेरे को मिला थर्ड ईयर में, 248 इज माई बैंक रिसीट, रेंट मेरे को मिला, 198 हम अपने पीएल में लिखेंगे। लीज रेंट रिसीवेबल मेरी बुक्स में 48 खड़ा था, हम एडजस्ट कर देंगे क्योंकि वो इसके साथ जब हमको पैसा मिल गया ना अभी एक्स्ट्रा, क्योंकि हम इनकम कम डाल रहे हैं, तो 48,000 यहां क्रेडिट हो जाएगा और 2,000 रुपया लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस नया खड़ा हो जाएगा, जो फोर्थ ईयर में एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज फोर्थ ईयर में हमको 196 ही मिलने वाला है। तो ये जो लीज रेंट रिसीवेबल है, इसको माइनस सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि भाई ये जो अलग से अब आपको मिलने वाला नहीं है, फ्यूचर जो लीज रेंट आपको मिलने वाला है उसके साथ इसको माइनस कर दीजिए, अकॉर्डिंगली एवरेज लीज रेंट निकाल दीजिए। फोर्थ ईयर में आप देखिए हमको फोर्थ ईयर में हमको 196 मिला, लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो हम क्रेडिट किए थे खत्म किए, टू लीज रेंटल इनकम 198 हो गया। तो कहने का मतलब है प्रोस्पेक्टिव मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग होगा, या मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग विल बी डन प्रोस्पेक्टिवली इन द केसेस ऑफ ऑपरेटिंग लीजेस। फ्यूचर लीज रेंट फ्यूचर लीज पीरियड को कंसीडर करना है। अगर लीज रेंट रिसीवेबल खड़ा है तो फ्यूचर लीज रेंट का जब एवरेजिंग करोगे तो लीज रेंट रिसीवेबल को माइनस कर देना, टोटल लीज रेंट रिसीव जो होने वाला है माइनस ये रिसीवेबल, और अगर लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है तो उसको ऐड कर देना, पुराना अगर कुछ भी है तो। सो दिस इज हाउ लीज मॉडिफिकेशन इज अकाउंटेड फॉर इफ द लीजेज आर ऑपरेटिंग लीजेज इन द बुक्स ऑफ द लेसी, इन द बुक्स ऑफ द लेसर। आज खाली लेसर का ही बुक पढ़ना है। अब आया बात, अगर लीज फिनांस लीज है तो क्या होगा। अगर लीज फिनांस लीज है ना बच्चा, तो भी प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग ही होता है। कैसा प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होता है मैं आपको बताता हूं। जो भी मॉडिफाइड टर्म्स है, जो भी नया टर्म्स आपके लिए डिसाइड हुआ, उसके हिसाब से आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। माने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो आपको मिलने वाला है, और प्लस जो भी रेसिजुअल वैल्यू है जो आपको लास्ट में मिलने वाला है, उसका पीवी निकाल लो, एंड दैट विल बिकम द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। और पुरानी बैलेंस शीट में जो भी नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज लिखा हुआ था उसको क्रेडिट कर दो, इस नए वाले को डेबिट कर दो, डिफरेंस को पी&एल में चला जाने दो। कहने का मतलब ये है रे मुन्ना कि मान लो पुराना नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज तेरी बैलेंस शीट में 40 लाख रुपया का था, और नया मान लो अब जो है 45 लाख खड़ा होने को है क्योंकि मॉडिफिकेशन हुआ है, तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज को 5 लाख रुपया से बढ़ा देना है। जस्ट चेंज द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट असेट। और अगर आप बढ़ाओगे इसके लिए अलग से कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, पुराना जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट था वो तो सेल हो गया, उसको तो आपने बेच दिया, वो तो खत्म हो गया। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज का खाली चेंजेस है, तो चेंजेस कर दो, डिफरेंस को पी&एल में डाल दो। क्लियर। एक इसमें एक तो नहीं रहता, दो बातें और खाली ध्यान रखनी है कि अगर मॉडिफिकेशन को पढ़ते वक्त जब आपने देखा कि ये मॉडिफिकेशन है, ऐसा ऐसा टर्म्स चेंज हो रहा है, और आपको ये लगा कि यार ये मॉडिफिकेशन तो एक नया लीज ही है, पुराना जो है ना वो तो जैसा है वैसा है, खाली मॉडिफिकेशन जो है वो एक नया लीज है। अगर आपको पढ़ करके ऐसा लगा कि एक नया लीज है, तो आप कुछ मत करो, न्यू नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज निकाल लो और उसको अलग से रिकॉर्ड कर लो और उसका अलग से अकाउंटिंग कर लो। एक और छोटी सी बात कि अगर लीज मॉडिफिकेशन से लीज क्लासिफिकेशन ही चेंज हो जा रहा है, मतलब आपका फिनांस लीज था अब वो ऑपरेटिंग लीज हो जा रहा है, मॉडिफिकेशन से आपने लीज मॉडिफिकेशन किया और अब वो क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा, फिनांस लीज टू ऑपरेटिंग लीज, तो आईसीएआई ने इंड AS 116 में एक बात बोला कि भाई एक काम करो, एक बात असेस कर लो कि अगर ये जो मॉडिफाइड टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग इफेक्टिव हो जाते, जब आप पहली बार लीज पे असेट दिए थे उस दिन से इफेक्टिव हो जाते, तब भी क्या ये लीज ऑपरेटिंग लीज होता? अगर इसका आंसर यस है
तो आपको कुछ नहीं करना, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज है उसको क्रेडिट कर देना है और उसी अमाउंट को अपनी बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डाल देना है, बड़े चेक करके डालना है। और सर अगर इसका आंसर नो में आता तो, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग अगर मॉडिफाइड टर्म्स इफेक्टिव होता तो ये ऑपरेटिंग लीज नहीं होता, ये फिनांस लीज होता, तो क्या करना है? तो फिर उसको कंटिन्यू करो, बस मॉडिफाइड टर्म्स के हिसाब से नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज नया निकाल लो। मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट में नहीं बोले थे क्या, ये 40 का 45 लाख वाला, वो काम करो और आगे बढ़ जाओ। सो दिस इज हाउ मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन द बुक्स ऑफ द लेसर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सब लीज का। सब लीज का कहानी कैसे चालू होगा कि पहले आपको लीज पे एक असेट लेना पड़ेगा, मतलब आपको लेसी बनना पड़ेगा। अगर आप लेसी हैं तो आपके बैलेंस शीट में एक आरओयू असेट है और एक लीज लायबिलिटी है जो आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे बीइंग ए लेसी, ठीक है। और उसके बाद आप इस असेट को सब लीज पे डाल रहे हैं, तो एक तो सब लीज का आपको अधिकार होना चाहिए कि आप सब लीज पे असेट को डाल सकते हैं, लेकिन मान लो अधिकार है और आप उस असेट को किसी और को सब लीज पे दे दिए। अब क्योंकि आप सब लीज पे दे रहे हैं, किसी और को आप लीज पे दे रहे हो जो कि खुद एक लेसी है, तो क्योंकि वो सब लीज पे दे रहा है तो उसको सब लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटरमीडिएट लेसर बोला जाएगा। जो ओरिजिनल लेसी है ना, उसी को इंटरमीडिएट लेसर भी बोला जाएगा। तो वो लेसी भी है क्योंकि उसने लीज पे असेट लिया है लेसर से, और वो किसी दूसरे लेसी के लिए लेसर भी है, और तो वो लेसी कम इंटरमीडिएट लेसर बनेगा। अब उसका अकाउंटिंग जो होगा, अब क्योंकि वो लेसर बन रहा है तो फिनांस लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों की कहानी बन सकती है इधर और, तो उसका फिनांस लीज और ऑपरेटिंग लीज का जो क्लासिफिकेशन होगा, वेदर दी सब लीज इज ए फिनांस लीज और ऑपरेटिंग लीज, वो उसके लिए जिस असेट को ध्यान रखा जाएगा, अपन बोलते हैं ना कि भाई ये अगर फिनांस लीज में आप अपनी असेट को बेच दोगे तो कौन सी असेट को बेच दोगे? द आंसर इज जो आरओयू असेट हमारी बैलेंस शीट में है, क्योंकि हम तो किसी असेट को ओन नहीं करते, हम तो खुद एक लेसी हैं। लेकिन बीइंग ए लेसी मेरी बुक्स में एक आरओयू असेट तो लिखा हुआ है ना, जिसको हम अभी बेचेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सब लीज फिनांस लीज हुआ तो हमको तो असेट सेल का अकाउंटिंग करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आरओयू असेट विल बी रेलेवेंट, नॉट द ओरिजिनल असेट, बिकॉज आई माई सेल्फ इज द लेसी, आई एम नॉट द ओरिजिनल लेसर। तो ये बड़ा नॉर्मल सा बात है, हम एग्जाम्पल करके भी आपको दिखाएंगे कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लेसी किसी और को सबलीज करता है तो उसके पास जो असेट है उसका नाम आरओयू असेट है, यह ध्यान देना। और फिनांस लीज ऑपरेटिंग लीज क्लासिफिकेशन करते वक्त जब भी उस असेट का जिक्र आएगा कि हम क्या चीज बेच रहे हैं, द आंसर इज आरओयू असेट को बेच रहे हो। ओके, अब आया स्टोरी कि अगर सब लीज फिनांस लीज है, वो जो 4-5 तो कंडीशन आपको नहीं बोले थे, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, बहुत ज्यादा असेट जो है वो उस तरह का कस्टमाइज्ड रहता है कि लेसी को छोड़ के और कोई यूज नहीं कर सकता, उस तरह का कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है और लीज अगर फिनांस लीज होता है, इफ द सब लीज इज फिनांस लीज, तो आपकी बुक में जो आरओयू असेट है उसको हटा दो, उसको बेच दिए मान लो। नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज नया से कंप्यूट कर लो, उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो और डिफरेंस को P&L में डाल दो। अब आप बोलेंगे कि सर हमारी बुक्स में तो ऑलरेडी एक लीज लाइबिलिटी भी तो है। हाँ, तो उसका तो आप पेमेंट आप करोगे जी, ओरिजिनल लेसर जो बाप है आपका, जिससे आप असेट को भाड़े पे लाए हो, उसको तो आपको लीज लाइबिलिटी एनीवे पेमेंट करना है। तो सर फिर मेरे पास तो असेट है नहीं, हम तो लिए लीज पे किसी दूसरे को दे दिए। बिल्कुल यस, तो जिससे आप लीज पे लिए उसको आप लीज लाइबिलिटी का पेमेंट करो, दैट इज ए फिनेंशियल लाइबिलिटी, उसका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल बनाओ, और जिसको आपने अभी लीज पे दिया उसके लिए आपने नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज अभी लिखा है, उसको फिनेंशियल असेट की तरह ट्रीट करके उसका अकाउंटिंग जैसे नॉर्मल होता है वैसा करो। बट रिमेंबर, अगर सब लीज फिनांस लीज है तो आरओयू असेट विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड, net investment in the lease will be recognized, difference goes to P&L, net investment in the lease will be computed as usual, जैसा आपको पढ़ाया गया था, present value of future lease payment to be received, उसी के हिसाब से निकलेगा। यहाँ पे रेसिजुअल वैल्यू लेसी को मिलने वाला नहीं है, इस लेसी को जो अभी इंटरमीडिएट लेसर है, तो उसका डिस्कशन नहीं आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज रेंट के हिसाब से आएगा डिस्कशन। ठीक है, अगर सब लीज ऑपरेटिंग लीज है, 2-3 साल के लिए दिए, 20 साल का लीज पे लिए थे लेकिन सामने वाले को 2-3 साल के लिए दिए हैं, तो आप अपनी आरओयू असेट को कंटिन्यू करो।
जितना पीरियड के लिए सामने वाले को लीज पे दिए हो उसके लिए एवरेज लीज रेंट निकाल लो, और जो रेंटल इनकम जैसे आप रिकॉर्ड करते हो P&L में ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस या एनी अदर रैशनल बेसिस जो आपको सिखाया गया है उसी तरह से अकाउंटिंग कर लो। मतलब आप एक लेसी हैं, उसके हिसाब से आपकी बुक्स में ROU असेट और लीज लाइबिलिटी ऑलरेडी है, वो चलता रहेगा। और इधर में क्योंकि आप लेसर बन गए हैं तो आपको रेंट मिलेगा, उसको एवरेज आउट करके रेंटल इनकम में डाल दो, डिफरेंस जो रिसीवेबल और एडवांस खड़ा करते हो वैसे खड़ा कर देना। एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ए लिमिटेड ने एक असेट लीज पे लिया 5 साल का, लीज रेंट 1 लाख रुपया पर एनम, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 10%। लीज पे अगर लिए हैं तो हम लेसी हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट निकालेंगे, अगर गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू हुआ सब में तो वो भी करेंगे, और ROU असेट और लीज लाइबिलिटी उस PV पे लिखेंगे। आगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर 2, 1 साल खत्म होने के बाद ही ए लिमिटेड ट्रांसफर्स द असेट एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, फिर से लिख दिया, ऑन सब लीज एट ए रेंट ऑफ 1,46,000 फॉर 3 ईयर पीरियड। क्लासिफाई द सब लीज की ये फिनांस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन टेबल, पेमेंट सब आउटस्टैंडिंग में होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सम है, फुल फ्लेजेड सम है, आपको लेसर का बुक्स और साथ में लेसी की कहानी भी, क्योंकि लेसी तो पहले तो फर्स्ट लेवल पे तो ए लिमिटेड लेसी है और उसी समय फिर वो लेसर भी बन रहा है 1 साल के बाद, तो दोनों स्टोरी का मिक्स आपको यहां देखने मिलेगा। आइए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले सबलीज को भूल जाओ, ओरिजिनल वाली स्टोरी को कंडक्ट करो। मैं आपको इसको मिटा करके मैं आपको दिखाता हूं अभी कहां तक की स्टोरी को हम कंडक्ट कर रहे हैं। यहां तक लीज रेंट 1 लाख, 5 साल का लीज पीरियड, इंटरेस्ट रेट 10%, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट दिया हुआ है। PV निकाला 1 लाख का 5 साल का, 379,100 आया। क्या करना है? ROU असेट डेबिट करना है, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 379,100 क्योंकि हम लेसी हैं। लेसी का एग्जांपल देख लो, फुल फ्लेजेड। अब क्या करेंगे? 1 साल आगे बढ़ाओ ROU असेट को भी और लीज लाइबिलिटी को भी। हालांकि मैंने टेबल पूरा 5 साल का बना करके दिया, यहां पे आपको 1 साल का ही टेबल बनाने से हो जाएगा। ये देखिए अमोर्टाइजेशन टेबल ऑफ द लीज लाइबिलिटी। अच्छा, लीज लाइबिलिटी एनी, अच्छा छोड़ो, मैं एक बार आपको थोड़ा आगे बढ़ा के फिर ये वाला बात अपना रखूंगा। अब ये लीज लाइबिलिटी देखो, 379,100 से चालू हुआ, 5 कॉलम का टेबल बनता है, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो 379,100, 10% का ब्याज, पेमेंट, क्लोजिंग, ऐसे करके 5 साल का अमोर्टाइजेशन टेबल बन गया। ठीक है, ये उतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम लीज लाइबिलिटी का पेमेंट तो अगले 5 साल तक करते रहेंगे। हम लेसी हैं और 5 साल के लिए लेसी हैं। हमने अभी लीज पे अपनी असेट को किसी और को दे दिया सब लीज पे, तो मेरा ROU असेट मेरे यहां से चला गया। तो आइए ROU असेट पे फोकस करते हैं, इससे ज्यादा फोकस ROU असेट पे होना चाहिए। अब ये देखो ROU असेट 379,100 स्टार्टिंग पॉइंट, 1 साल का डिप्रिसिएशन दिए, मान लो स्ट्रेट लाइन है, सब में लिखा नहीं मैंने स्ट्रेट लाइन माना। 75,802 रुपया का डिप्रिसिएशन माइनस हुआ, 3,03,208 रुपया। ये मेरे असेट का आज के दिन ROU असेट मेरी बैलेंस शीट में है। अब इस ROU असेट को 3,03,208, 3,03,208 को मैंने सबलीज पे दे दिया और मेरे को 146,000 करके अगले 3 साल तक मिलेगा। माने रफली मेरे को पैसे मिलेंगे 4,38,000। 4,38,000 अगेंस्ट एन असेट ऑफ 3,03,000। तो डेफिनेटली हम अपना पूरा पैसा रिकवर कर ले रहे हैं, ब्याज अलग से रिकवर कर रहे हैं। 90% क्या, 90% से बहुत ज्यादा रिकवर कर लेंगे। मान लो मैं PV भी अगर आपको निकाल करके दिखाऊं तो 10% करके 1.10 का 3 साल का अगर एनविटी फैक्टर मैं लेता हूं तो आता है 2.486। 1,46,000 को अगर मैं 2.486 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आता है 3,62,956। मतलब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट जो मैं रिसीव करूंगा वो मेरे ROU असेट से बहुत बड़ा है। तो जरूरत भी नहीं था मेरे को कैलकुलेट करने का,
इंस्टीट्यूट ने सीधे ही लिख दिया, क्योंकि पैसा मेरे को 4,38,000 मिलने वाला, 4,38,000 और असेट मेरी बुक्स में खाली 3,03,000 रुपया ही है, तो आई एम अर्निंग मच मच मोर देन 10%। ओके, आगे बढ़ता हूं। तो एक चीज क्लियर हो गया कि भाई जो मेरा असेट है 3,03,000 का, और मेरे को जो रेंट मिलने वाला है, रेंट का पीवी मेरी असेट के कॉस्ट को सब्सटेंशियली रिकवर कर देगा। मोर देन 90% होने से ही हुआ ना, 90% तक भी होने से हुआ, यहां बहुत ज्यादा रिकवर कर देगा। तो माई सब लीज इज अ फिनांस लीज। देखा, वी कैन सेफली कंक्लूड दैट इट इज अ फिनांस लीज। अब ध्यान देना बच्चों, मैं आपको दो चीज दिखाता हूं। आज के दिन, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, आज के दिन जब मैं सब लीज पे असेट को दे रहा हूं, तो मेरा आरओयू असेट मेरी बैलेंस शीट में है 3,03,208, और आज के दिन मेरा लीज लाइबिलिटी जो मेरी बैलेंस शीट में है, यहां पे देखो, एक साल के बाद 3,17,010। एक साल के बाद तो लीज लाइबिलिटी यही रहेगा ना। लीज लाइबिलिटी का अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से यहां पे मैं पहुंच चुका हूं। मैं आता हूं वापस पेज में, 3 लाख कितना था, 3,17,010 रुपया मेरा लीज लाइबिलिटी है, 3,17,010। एक साल बाद यही सीन है। अब इस आरओयू असेट को हम सबलीज पे दे दिए, ठीक है। अगर हम सबलीज पे दे दिए, मेरे को 1,46,000 अगले 3 साल तक मिलेगा, 4,38,000 टोटल है ना। तो क्या करेंगे, ये मेरा इनफ्लो है और ये मेरा इन्वेस्टमेंट है मान करके एक नया इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज निकालना पड़ेगा, बिकॉज आई एम ए लेसर। अभी मैंने सब लीज पे किसी और को दिया असेट को, तो मेरे को अपना इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज निकालना पड़ेगा, और आरओयू असेट विल बी कंसीडर्ड एज माय इन्वेस्टमेंट। तो मैंने जब निकाला इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज, यहां पे देखो, डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज, 1,46,000 का पीवी निकालने का कोशिश किया 20% के हिसाब से, 3,07,000 आया, मेरे को 3,03,000 चाहिए था। अगला ट्रायल मैंने लिया, अकॉर्डिंगली फाइनली मेरा 20.91% का इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज निकला। सर करना क्या है, देखो क्या क्या करना है। पहले आप अपने बैलेंस शीट का आरओयू असेट और लीज लाइबिलिटी निकाल लो एज यूजुअल, एक साल के एंड का। अब आप निकाल लो 1,46,000 रुपीज का 20.91% के हिसाब से, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट द लीज है, इसका पीवी निकाल लो। सर आपने निकाला है पीवी, ये रहा, मैंने पीवी निकाला, ये रहा, देखो ये देखो 1,46,000 का 3 साल का 20.91 के हिसाब से पीवी 3,03,208 रुपया ही आया। तो सर क्या करना है, बस आरओयू असेट को बुक से उड़ा दो और नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज अपनी बुक्स में लिख लो, एक जर्नल एंट्री पास कर लो, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज अकाउंट डेबिट टू आरओयू असेट अकाउंट 3,03,208 रुपया। तो सर अब हमारी बुक्स में क्या क्या है, आरओयू असेट तो गायब हो गया, अब हमारी बुक्स में एक नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज है 3,03,208 रुपया, जिसके अगेंस्ट में आपको 1,46,000 रुपीज करके अगले 3 साल मिलने वाला है, उसका अलग से एक अमोर्टाइजेशन टेबल बन जाएगा, दैट विल बिकम योर फाइनेंशियल असेट। और आपकी बुक्स में एक लीज लाइबिलिटी है 3,17,010 रुपया, जिसके अगेंस्ट में आपको अगले 4 साल तक 1-1 लाख रुपया देना है, उसका अलग से अमोर्टाइजेशन टेबल ऑलरेडी ऊपर में बना हुआ है, उसी टेबल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का अकाउंटिंग और पेमेंट का अकाउंटिंग करना है, दैट्स इट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको सुनाते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द सबलीज इज 15%, बोलेगा नहीं, बट अगर बोल दिया तो वो इनडायरेक्टली आपको बोलना चाहता है कि 1,46,000 का 15% के हिसाब से पीवी निकाल लो, फ्यूचर लीज रेंट का पीवी निकाल लो, और उतना रुपया पे अपना नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज लिख लो, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल रेंट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव विल बी योर नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट 15% दिया हुआ है तो निकाल लो, और अगर देगा नहीं कभी भी, बट अगर दे दिया तो 3,33,351 में आप अपना नेट इन्वेस्टमेंट लिख लो, आरओयू असेट जो कैरिंग अमाउंट में था क्रेडिट कर दो, डिफरेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। बट अगर हमको इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज निकालने देगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा,
इन दैट केस हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज ऐसा निकाल लेते हैं या ऐसे करके निकालते हैं कि उसका पीवी, जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट करके लिखते हैं फ्यूचर रेंट का पीवी, वो 303,208 ही आया था, आपने देखा था। सो सब लीज की अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें वो वाला पॉइंट कवर नहीं है, मैं भी कवर कर देता हूं। एक सेकंड को मैं देख लेता हूं कवर कर दिया क्या। 1 तो ये रहा, 2 नहीं है क्या? एक सेकंड देख लेना। हाँ नहीं, तो सर कौन सा चीज छूट गया आप बोले? मान लो हम एक लेसी हैं, हमने असेट लिया लीज पे, 1 साल के बाद जब 3,03,208 रुपया मेरा आरओयू असेट था, और कितना वो 3 लाख कितना था रे वो 17,010 ना। एक बार प्लीज इसको मेरे को माफ करना अगर अमाउंट उल्टा पलटा है तो। ये मेरा लीज लाइबिलिटी था, और अब हम किसी को ऑपरेटिंग लीज पे असेट दे दिए, माने माई सब लीज, क्योंकि हम तो लेसर हैं, हम किसी को ऑपरेटिंग लीज पे असेट दे दिए, तो ये मेरा आरओयू असेट डिस्टर्ब्ड नहीं होगा, सेम रहेगा। ये मेरा लीज लाइबिलिटी डिस्टर्ब्ड नहीं होगा, सेम रहेगा। सिर्फ जो नया लीज पीरियड और लीज रेंट है, मान लो हम सामने वाले को 1-1 लाख रुपया करके 2 साल का लीज पे दिए हैं, तो बस ये 1-1 लाख रुपया मेरे P&L में एज लीज रेंट इनकम आ जाएगा। और ये अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो इसको यूनिफॉर्म करके अकॉर्डिंगली PL में डालेंगे और बुक्स में लीज रेंट रिसीवेबल और लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आ जाएगा। तो अगर सब लीज ऑपरेटिंग लीज होता है तो बहुत इजी होता है, आरओयू असेट और लीज लाइबिलिटी डिस्टर्ब करना नहीं पड़ता। सब लीज का अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग लीज को इजीली आप एवरेज इनकम निकाल के पीएल में डाल सकते हो, दैट्स इट। तो ये बच्चों हम लोगों का सब लीज अकाउंटिंग कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन कितने इंटरेस्टिंग और थोड़े से डाइसी भी हैं। हाँ, 2 टॉपिक और बचा, सेल एंड लीज बैक और ट्रांजिशनल प्रोविजन। आइए सेल एंड लीज बैक पे आते हैं। केयरफुली सुनना, इंटरेस्टिंगली रूल बनाया गया है। सेल एंड लीज बैक मतलब मान लो अपने पास एक 4 लाख रुपया का बिल्डिंग था, हमने उसको बेच दिया मान लो 5 लाख रुपया में, सेल, और तुरंत फिर उसको लीज पे ले लिए। तो एक तो सेल ट्रांजैक्शन है और इमीडिएटली साथ में एक लीज ट्रांजैक्शन भी है। अब लीज ट्रांजैक्शन है तो बुक्स में लीज लायबिलिटी और आरओयू असेट भी आएगा, कहानी ऐसी बनने वाली है। और अगर आपने सेल किया तो आपका बिल्डिंग डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा बुक से और पैसे भी आएंगे आपको कैश में। सेल एंड लीज बैक, सेल की और वापस असेट को लीज पे ले रहे हैं। सर क्यों करता है कोई आदमी सेल करके वापस से असेट को लीज पे क्यों लेता है? सेल इसलिए करता है कि उसको पैसों की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल टाइट है, और लीज पे इसलिए लेता है कि उसको असेट की भी जरूरत है, कुछ दिनों के लिए भाड़ा पे जरूरत है। तो सेल करेगा तो सेल का एंट्री होगा और लीज बैक करेगा तो आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी का अकाउंटिंग होगा। जर्नल एंट्री एक साथ मारना पड़ता है, सेल का भी और लीज पे लेने का भी। तो सर क्या क्या फिगर निकालने पड़ेंगे? सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट निकालना होगा जो आपके बैलेंस शीट में होगा, सेल वैल्यू पता करना होगा, कितना पैसा मिला आपको, जितना भी पैसा मिला वो आपको पता करना पड़ेगा। उसको एक बार के लिए ना हम असेट का फेयर वैल्यू बोलेंगे, जितना पैसा मेरे को मिला बेच करके, दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द असेट, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इफ आई एम सेलिंग द असेट एट फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू से ऊपर या नीचे दाम में बेच रहे हैं एक और कहानी बनेगी, वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। बट मान लो मेरे को 5 लाख में असेट बिक्री हुआ, और जब हम लीज पे लिए, मान लो 2 साल 3 साल 5 साल का लीज पे लिए, तो लीज लायबिलिटी तो पीवी करके निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट करके, तो वो निकला मान लो 3,10,000 रुपया। तो सर करना क्या है? अच्छा 3,10,000 रुपया अगर लीज लायबिलिटी निकला तो अकॉर्डिंगली आरओयू असेट भी 3,10,000 का होना चाहिए। भाई लीज लायबिलिटी और आरओयू असेट सेम अमाउंट का होता है, बट
केयरफुली लिसन कि इंड एस 116 क्या बोलता है। इंड एस 116 का बोलना है कि अगर आपके पास एक 4 लाख, ध्यान से बड़ा चीज है, अगर आपके पास एक 4 लाख का असेट है, आप 5 लाख में बेच रहे हो और वापस से अपनी बुक्स में 3,10,000 में सेम असेट को लिख ले रहे, वही बिल्डिंग ही तो आप भाड़ा पे ले रहे हो वापस से, तो आप सेम बिल्डिंग को 3,10,000 में लिख ले रहे हो, जो कि आपकी लीज लाइबिलिटी का अमाउंट है। हम आपको आरओयू असेट को वैसे लिखने नहीं देंगे। तो लोगों ने बोला क्यों? बोला दी आंसर इज कि आप ही का बिल्डिंग था 4 लाख का और आप ही ने उसको 5 लाख में अभी अभी बेचा है और फिर आप ही उसको वापस भाड़ा पे ले लिए हैं। तो सर करना क्या है? करना यह है कि आरओयू असेट का अमाउंट लीज लाइबिलिटी के बराबर नहीं होगा, लीज लाइबिलिटी इनटू कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू होगा। सर मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है भाई। 4 लाख और 5 लाख का मतलब क्या हुआ? आपकी असेट का कैरिंग अमाउंट 4 लाख था, आपने 5 लाख में बेचा, तो 80% इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ योर असेट इन कंपैरिजन टू योर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में कैरिंग अमाउंट 80% है, तो आपका असेट भी जब लिखा जाएगा तो जो लीज लाइबिलिटी जो नॉर्मल मार्केट के हिसाब से आया उतना नहीं लिखा जाएगा। लीज लाइबिलिटी का 80% विल बी योर आरओयू असेट, मींस लीज लाइबिलिटी इनटू कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू विल बी योर आरओयू असेट। बस इतना सा दिमाग में रख लो। और सर लॉजिक क्या है? क्योंकि सेम असेट को आप बेच करके, ऊंचा दाम में बेच करके सेम असेट को आप अपनी बुक्स में लिख रहे हो, तो हम लोग ये मानते हैं कि जितना आप वापस से लिख ले रहे हो, उसी असेट को बेच के वापस से लिख ले रहे हो, उसके जो मार्केट प्राइस का मूवमेंट है उसको आपको हम असेट में लिखने नहीं देंगे। तो असेट विल बी रिकॉर्डेड एट 80% ऑफ द लीज लाइबिलिटी अमाउंट इन दिस एग्जाम्पल। आइए मैं नए एग्जाम्पल में दिखलाता हूं। मान लीजिए कैरिंग अमाउंट 12 लाख है, हम बेचा 15 लाख में जो असेट का फेयर वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 4 लाख निकला, जिसका नाम लीज लाइबिलिटी है। तो आरओयू असेट कितना होगा? आंसर इज 4 लाख। लीज लाइबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 12 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख। ये देखो यहां पे 3.2 लाख। अच्छा एग्जांपल में दिस इज ऑल्सो 80%, आई एम वेरी सॉरी। 15 लाख और 12 लाख 80%। तो लीज लाइबिलिटी जो 4 लाख का था ना, उसका 80% ही असेट साइड में लिखने मिलेगा। तो आप अगर जर्नल एंट्री देखोगे, देखो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट 15, हमको 15 लाख रुपया मिला, टू असेट 12 लाख रुपया, आरओयू असेट 3,20,000 रुपया जो इस तरह से निकाले, लीज लाइबिलिटी 4 लाख रुपया जो था ऑलरेडी दिया हुआ, डिफरेंस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इनडायरेक्टली क्या कहानी बना आप बता सकते हो? मैं बता देता हूं। 12 लाख का माल जो 15 लाख में बिका था, आपको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना 3 लाख का प्रॉफिट, लेकिन आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट लिखने नहीं मिला। यहां जो 4 लाख का आप लीज लाइबिलिटी लिखने गए थे, उसका 80% निकाल करके, ये जो 15 और 12 80% है ना, उसका 80% निकाल करके 320 का असेट लिखना पड़ा आपको। सो यू आर राइटिंग एन असेट लेस एंड लाइबिलिटी मोर बाई 80,000 रुपीज। सो वो 80,000 रुपीज माइनस हो गया 3 लाख से, तो प्रॉफिट इज नाउ 2,20,000। दिस इज हाउ इट इज डन। ये कर लेने से अपना मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाता है सेल एंड लीज बैक का। बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने 2-3 लाइन 4 लाइन और एक्स्ट्रा बोला है, और मैं आपको सुनाता हूं। इफ द सेल वैल्यू इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, मतलब 15 लाख का फेयर वैल्यू था ना, हम उससे भी ऊंचा दाम में बेचे, तो इंड एस 116 का बोलना है कि अगर उससे भी आप ऊंचा दाम में बेचते हो, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव होता है ना, वो एक नया लोन लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू से आपको नोट समझाता हूं। तो मान लो कैरिंग अमाउंट 15 लाख था, नया एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कैरिंग अमाउंट 15 लाख था, फेयर वैल्यू 20 लाख था, 75%, लेकिन हम बेचे 21 लाख में।
तो 1 लाख रुपया हमको एक्स्ट्रा नहीं मिला क्या भाई, 20 लाख में बिकना चाहिए, 1 लाख एक्स्ट्रा में बिका, तो ये 1 लाख रुपया विल बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एज लोन लाइबिलिटी, विल बी रिपीट सेपरेटली रिकॉर्डेड एज लोन लाइबिलिटी। सर फिर अब ये जो लीज रेंट है आपका 1.5 लाख, उसका जो आप इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट के हिसाब से पीवी निकाल करके लीज लाइबिलिटी निकालोगे, ये जो आप पेमेंट करोगे ये ना सिर्फ आपकी लीज लाइबिलिटी का पेमेंट है, बल्कि ये लोन लाइबिलिटी का पेमेंट भी उसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। सर ये डायरेक्टली आप बोलना क्या चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों को मिला है ना, ये सामने वाला सेल एंड लीज बैक है ना, हम सेल किए फिर उससे वापस लीज पे लिए हैं, ये सामने वाला हमसे लीज रेंट ज्यादा लेके एडजस्ट कर ले रहा है, वो लीज रेंट ज्यादा ले रहा है हमसे, तो ये 1 लाख रुपए लाइबिलिटी है। तो सर अकाउंटिंग प्रोसेस बताइए ना। और मैं पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस बताता हूं। पहले तो 1 लाख रुपया कैलकुलेट कर लो कि भाई ये जो 1 लाख है ये एडिशनल लोन है, इसको लोन लाइबिलिटी के रूप में लिखना है। लोन है, लीज लाइबिलिटी नहीं, लोन लाइबिलिटी है, लिख लिए। फिर क्या करना है, फिर जो फ्यूचर में हमको रेंट हम जो देने वाले हैं, जो लीज लाइबिलिटी का कैलकुलेशन हम करेंगे, 1.5 लाख का 10% के हिसाब से 4 साल का, वो निकला 4.75 लाख। तो 4.75 लाख को ब्रेक कर दीजिए, बोलिए कि 1 लाख इज द लोन लाइबिलिटी एंड 3.75 लाख इज द लीज लाइबिलिटी। पेमेंट हम दोनों का ही करने वाले हैं। सर कर दिए, क्या सिग्निफिकेंस है? सर पेमेंट तो 1.5 लाख रुपया करके जब 4 बार करेंगे वो तो 4.75 के अगेंस्ट में ही होगा। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है बेटा कि लीज लाइबिलिटी 3.75 ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज 1 लाख इज एडिशनल फिनांस। तो सर लीज लाइबिलिटी 3.75 बोलने से होगा क्या? ये जो आरओयू असेट का अमाउंट जो निकलेगा वो 3.75 इंटू कैरिंग अमाउंट बाई फेयर वैल्यू करके निकलेगा ना जी, बिकॉज आरओयू असेट तो 75% है ना, 75 20 और 15 के हिसाब से। पिछला एग्जांपल में 80% था बोल के। तो ये जो आरओयू असेट का अमाउंट निकलेगा ये इस तरह से निकलेगा, 4.75 करके नहीं निकलेगा, बिकॉज लीज लाइबिलिटी इज 3.75, लोन लाइबिलिटी इज 1, दैट इज एडिशनल फिनांस रिसीव्ड। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, लीज लाइबिलिटी निकलेगा, उसमें से एडिशनल फिनांस को माइनस करके बोलना दिस इज माई लीज लाइबिलिटी 3.75, एंड अकॉर्डिंगली आरओयू असेट निकल जाएगा। सर फिर जर्नल एंट्री देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट 21, टू असेट 15, ये ओरिजिनल दोनों फिगर, टू लीज लाइबिलिटी, टू लोन लाइबिलिटी, इसी का पेमेंट हम लोग 1.5 करके अगले 4 साल तक करने वाले हैं। आरओयू असेट 2.81 और बैलेंसिंग फिगर इज द प्रॉफिट। सो सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन कम्स टू एन एंड हियर। अपना लास्ट पैराग्राफ डिस्कशन वाइज, और उसके बाद मैंने कुछ स्मॉल पॉइंट का रीडिंग करना है, मैं वो करके देता हूं। ट्रांजिशनल प्रोविजन, इंड एस 116 का लास्ट पैराग्राफ। ट्रांजिशनल प्रोविजन किसको बोलते हैं? पहली बार जब कोई भी इंड एस एप्लीकेबल होता है किसी भी एंटिटी के ऊपर, तो उसको पहली बार जो भी कुछ करना पड़ता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो अगर इंड एस 116 मेरे ऊपर पहली बार एप्लीकेबल हुआ से 1419 को, एक्चुअली रियल वर्ल्ड में 1419 को ही इंड एस 116 पहली बार मैंडेटरी हुआ था, तो ट्रांजिशनल प्रोविजन के लिए ट्रांजिशन डेट 1418 बन जाता है। ये सुना होगा आप लोगों ने पुराने इंड एस की क्लासेस में। तो ठीक है, ये 1419 को इंड एस एप्लीकेबल पहली बार हुआ, ट्रांजिशन डेट इज 1418, दोनों बैक ऑफ द माइंड रख लेना। पहली बार अगर मेरे ऊपर इंड एस 116 एप्लीकेबल होता है ना, तो इंस्टीट्यूट ने हमको 2 तरीका या 3 ऑप्शन दिया है। ऐसे वो बोलता 2 है पर ऑप्शन उसमें 3 है। एक है आई कैन गो फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, आई कैन फॉलो मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच विथ 2 ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2। ऑल्टरनेटिव 2 सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके सर, करना क्या है ये बताओ ना। मान लीजिए पहली बार मेरे ऊपर ये इंड एस 116 एप्लीकेबल हुआ और मैं लेसी हूं, मुझे क्या करना है? लेसर के लिए अलग से कुछ करने के लिए नहीं बोला गया, खाली लेसी के लिए बोला गया, बिकॉज लेसर का जो पहले था वही इंड एस 116 में अब भी है। सर क्या करना है? अगर मैं फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच से जाता हूं तो मेरी बुक्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको एक बार रहने दो,
ठीक है, अब क्या करो, लीज लायबिलिटी और आरओयू असेट निकालो एकदम बिगिनिंग में जाकर के, मतलब जब लीज चालू हुआ था ना वहां जाकर के ये दोनों अमाउंट निकालो। निकाल लिए सर, रेट्रोस्पेक्टिव, फुल रेट्रोस्पेक्टिव। फिर वहां से आरओयू असेट को ले आओ। मान लो 1415 को आपने पहली बार असेट को लीज पे लिया था, 1415 को, तो 1415 वाला आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो। कर लिए, वहां से डेप्रीसिएशन दे दे करके 1418 तक असेट को ले आओ, और वहां से अमोर्टाइजेशन टेबल 3 साल का बना करके लीज लायबिलिटी को 1418 तक ले आओ। सर ले आए, अब आरओयू असेट को भी एडजस्ट कर दो और लीज लायबिलिटी को भी एडजस्ट कर दो। नया फिगर बैलेंस शीट में रहना चाहिए। तो पुराना जो भी कुछ तेरे पास लिखा हुआ था उसकी जगह ये दोनों अमाउंट ले आओ, और जो डिफरेंस होता है उसको रिटेन्ड अर्निंग में डाल दो। सर मतलब ये कि मान लो मैंने अपनी बुक्स में लीज का कोई अकाउंटिंग करता ही नहीं था, मैं जो रेंट देता था उसको पीएल में डाल देता था। मान लो अब इंड एस 116 में मेरे को लीज लायबिलिटी आरओयू एसेट लिखना है, तो 1418 के दिन सर मेरी बैलेंस शीट में सब कुछ 0 था। देयर वाज नथिंग रिटन रिगार्डिंग लीज बिकॉज रेंटल वाज बीइंग पेड एंड ट्रांसफर टू पी&एल। आज क्या करना है, आरओयू एसेट 1415 का निकाल लो, लीज लायबिलिटी निकाल लो, 3 साल नीचे ले आओ। मान लो आरओयू एसेट 2 लाख, लीज लायबिलिटी 3.5 लाख, ये दोनों को बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। 1.5 लाख का लॉस आएगा, लॉस को रिटेन्ड अर्निंग में डाल के खत्म करो। सर फिर 1819 और 1920 का यूजुअल पी&एल और बैलेंस शीट बनेगा एज पर इंड एस 116। दैट इज कॉल्ड फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच ऑल्टरनेटिव 1 में सेम काम करना है जो फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में किए थे, विथ वन डिफरेंस कि आपको 1418 नहीं, पिछला साल नहीं, करेंट ईयर का बिगिनिंग 1419 के दिन चीजों को एडजस्ट करना है। पुराना साल का पीएल बैलेंस शीट रॉन्ग जा रहा है, जाने दो, 1419 के फिगर को एडजस्ट कर दो। तो सर इंड एस तो नॉर्मली ऐसा नहीं अलाउ करता है, वो तो करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को ठीक ठाक करना चाहता है। बट इस इंड एस 116 के ट्रांजिशनल प्रोविजन का जो मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच का ऑल्टरनेटिव 1 है, वो बोलता है लास्ट ईयर के पीएल बैलेंस शीट में जो है रहने दो, करेंट ईयर को एज पर इंड एस 116 बना दो, 1419 के दिन फिगर को एडजस्ट कर दो। अकॉर्डिंगली 1920 का पीएल बैलेंस शीट एज पर इंड एस 116 रहेगा। ठीक, डन। सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला अप्रोच है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। इसमें क्या करना है, पीछे जाना ही नहीं है, भूल जाओ, गोली मार दो उसको। मार दिए सर। आप आने वाले कितने साल तक कितना रेंट देने वाले हो उसका पीवी निकाल लो, फ्यूचर, ओनली फ्यूचर। पीछे जाकर के फिर 3 साल आगे आने का नहीं, 1415 जाके 1418 आने का नहीं, 1415 जाके 1419 भी आने का नहीं। नया अप्रोच है ऑल्टरनेटिव 2। फ्यूचर में पुराना भूल जाओ, फ्यूचर में कितना रेंट देने वाले सर, 1-1 लाख रुपया करके अगले 3 साल। हाँ, तो बस उसका पीवी निकाल लो, उतना रुपया लीज लायबिलिटी लिख लो, और इंटरेस्ट रेट भी आज का ही लेना, लेटेस्ट वाला, एकदम फ्रेश। आज के दिन लीज लायबिलिटी लिख लो और आरओयू एसेट लिख लो। अगर पुराना बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जो ये अमाउंट आया वो लिख लो, डिफरेंस को रिटेन्ड अर्निंग में डाल के खत्म करो। प्योरली प्रोस्पेक्टिव नेचर, प्योरली प्रोस्पेक्टिव। भले वो बोलता है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच ऑल्टरनेटिव 2, बट ये प्रोस्पेक्टिव है, बिकॉज पास्ट का तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फ्यूचर रेंट, नया इंटरेस्ट रेट, पीवी निकाला, आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी लिखा, जो डिफरेंस आया रिटेन्ड अर्निंग में डाला, काम खत्म किया। सो दिस इज वेयर आई कम टू एन एंड ऑफ दिस इंड एस 116। छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स और हैं, ये मोर थियोरिटिकल सम्स के लिए है। मैंने लिखा है आप लोगों के याद करने के लिए, आप पढ़ो। प्रैक्टिकल जो बड़े बड़े सम्स आते हैं उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। आओ मैं सुनाता हूं। शॉर्ट टर्म लीज, पहले भी बोला था मैं, if the lease period is less than 12 months or even exactly 12 months, there is no need to do the discounting. ROU asset लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ रेंट को पी&एल में डाल के खत्म कर देने का। लेकिन अगर लीज पीरियड 10 साल का, एक्सटेंशन ऑप्शन 7 महीना का है, तो फिर वो 17 महीना हो गया, पीवी निकलेगा।
लो वैल्यू आइटम, कंप्यूटर वगैरह छोटी मोटी चीजों का अगर लीज लेते हो तो लीज अकाउंटिंग करने का जरूरत नहीं है, इंड AS 116 अप्लाई नहीं होता है। आप जितना रेंट पेमेंट करते हो पीवीसीवी मत निकालो, जितना पे करते हो पीएल में डालो, खत्म करो। मैंने लिखा देखो, इफ द असेट इज ए लो वैल्यूड आइटम, हालांकि इंड AS 116 ने अलग से लो वैल्यू आइटम को डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर आपकी असेट लो वैल्यू आइटम है और मैनेजमेंट को लगा ये लो वैल्यू आइटम है, इंड AS 116 डजंट अप्लाई, रेंट पेड will be going to P&L. Ind AS 116 hasn't exactly specified what is a low value item, so management has to take a call on this. Examples are mobile, laptop and computers. और एक लाइन है यहां पे कि लो वैल्यू आइटम शुड बी ए लो वैल्यू आइटम व्हेन इट वाज न्यू। मतलब ये कि कोई आइटम जब नया था तो 400 करोड़ रुपया का था, आज वो बहुत कम वैल्यू का हो गया है और आप उसको आज लीज पे ले रहे हो, तो क्या वो लो वैल्यू आइटम माना जाएगा? आंसर इज नो, वो हाई वैल्यू आइटम ही है। न्यू आइटम लो वैल्यू का होना चाहिए, तब जाकर के इंड AS 116 से आपको छूट मिलेगा। अब एक छोटा सा पॉइंट है, किसको आइडेंटिफाइड एसेट बोलते हैं? सर आइडेंटिफाइड एसेट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? भाई बोलते हैं कि लीज अकाउंटिंग करने के लिए जो एसेट लीज पे ले रहे हैं आप, वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, माने क्लियरली पता होना चाहिए आपको कि हमको ये एसेट मिल रही है। दैट एसेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड एसेट। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट का ये बोलना है इंड AS 116 में कि हम एक एसेट को तब तक आइडेंटिफाइड नहीं मानते अगर लेसर के पास सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट रहता है। मतलब लेसर को जब भी मन करे, लेसर उस एसेट को जो आपको लीज पे दिया है उसको लेकर के आकर के दूसरी एसेट आपको ला करके दे देगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन राइट बोलते हैं उसको। और वो सब्सटेंसिव तब माना जाता है जब लेसर के लिए ऐसा करना प्रॉफिटेबल होता है। जब वो लेसर ऐसा करे तो उसको एक फायदा टाइप का होगा, तो उस सब्स्टिट्यूशन राइट को सब्सटेंटिव माना जाता है। तो आइडिया इज दैट, देखिए यहां लिखा भी है मैंने, ए सब्स्टिट्यूशन राइट इज कंसीडर्ड सब्सटेंटिव इफ सप्लायर हैज दी, दो चीजें, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट दी एसेट एंड देयर आर इकोनॉमिक बेनिफिट इन डूइंग दैट। तो सर इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या, ज्ञान क्या है? इसमें ज्ञान है बेटा कि अगर लेसर से हम कोई एसेट लीज पे लाते हैं और वो अपने मन के मुताबिक उस एसेट को सब्स्टिट्यूट करने का राइट रखता है और उसका राइट अगर सब्सटेंटिव है, तो फिर हम लोग लीज को लीज नहीं बोलेंगे, बिकॉज एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है। तो सर फिर क्या करेंगे? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा सर, जितना हम उसको रेंट पे कर रहे हैं उतना रुपए पीएल में डालेंगे, पीवीसीवी करने का कोई कहानी नहीं होगा, क्योंकि एसेट आइडेंटिफाइड हुई नहीं ना जी। लीज अकाउंटिंग करने के लिए एसेट को आइडेंटिफाइड होना जरूरी है। सिमिलरली एक लाइन और है कि जो आइडेंटिफाइड एसेट होती है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। We consider an asset to be physically distinct if it represents substantially all of the capacity of the asset. This means the asset should provide the customer substantially all the economic benefit, और substantially all is 90%, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अलग से कुछ डिफाइन नहीं किया। तो अगर आपको एक एसेट लीज पे दिया गया और बोला गया आप इसका 65% यूज करेंगे या आप इसका 35% ही यूज करेंगे, तो दैट एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड बिकॉज इट इज नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग 100% ऑफ द एसेट, या यू आर नॉट गेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट 100% फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट। तो सर ये कहां पे काम आता है? ये थ्योरी के क्वेश्चन में काम आता है। लीज्ड एसेट को आइडेंटिफाइड होना चाहिए, लेसर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए, और एसेट का पूरा इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलने का, लेसी को मिलने का अधिकार होना चाहिए, तभी लीज अकाउंटिंग एज पर इंड AS 116 होता है, नहीं तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। दो छोटे छोटे पॉइंट और मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ए लीज्ड एसेट मस्ट ट्रांसफर द राइट टू कंट्रोल द एसेट इन फेवर ऑफ द लेसी। इजी है। This means lessee should be able to exercise his right to direct the use of the asset, and he should have the right to obtain the economic benefit from the asset.
लेसी ये नहीं बोल सकता तुम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक असेट नहीं चलाओगे, फिर 3 से 12 नहीं चलाओगे, दोपहर को 3 से 9 बजे तक नहीं चलाओगे। ये सब ज्ञान देने का नहीं है। आपने असेट लीज पे मेरे को दे दिया, नाउ आई विल डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हाँ, लेसर के पास प्रोटेक्टिव राइट जरूर रहता है। अब अगर तुम कोई गाड़ी लीज पे लाए और लेसर बोला कि भैया नो एंट्री जोन में मत घुसना, इंडिया के बाहर पाकिस्तान लेके मत जाना बिकॉज वो नो एंट्री है, गाड़ी को समंदर में मत घुसेड़ देना, तो लेसर तो प्रोटेक्टिव राइट तो रखेगा ही ना। अदरवाइज बाकी गाड़ी कैसे चलेगा नहीं चलेगा ये सब कहानी लेसी ही डिसाइड करता है। लास्ट, अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लीज कंपोनेंट भी है और नॉन लीज कंपोनेंट भी है, 2 पॉइंट है। अगर लीज कंपोनेंट भी है और नॉन लीज कंपोनेंट भी है तो लीज कंपोनेंट को लीज की तरह लीज लाइबिलिटी और आरओयू असेट करके लिखेंगे, नॉन लीज कंपोनेंट को अलग से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिखेंगे। हां, इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर लेसी चाहे तो लेसी को इंड एस 116 ने एक अधिकार दिया है, लेसी को खाली, लेकिन लेसर को नहीं, कि वो लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट को एक मान करके वो जो टोटल पेमेंट करने वाला है उसका पीवी निकाल करके लीज लाइबिलिटी और आरओयू असेट लिख सकता है, प्रोवाइडेड वो चाहे तो। ओके, एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू फाइंड द लीज लाइबिलिटी वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, दैट्स क्लियर। इसके लिए लीज रेंट को फिक्स होना जरूरी है। अगर लीज रेंट वेरिएबल है, लाइक लीज रेंट अगर परफॉर्मेंस बेस्ड है, सेल 15 लाख होगा तो रेंट 1.5 लाख, सेल 20 लाख होगा तो रेंट 2 लाख, सेल 50 लाख होगा तो रेंट 5 लाख, रेंट इज वेरिएबल, पीवी कैसे निकालेंगे? तो इन दैट केस इंड एस 116 अप्लाई करके लीज लाइबिलिटी निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेंट फिक्स्ड नहीं है, रेंट वेरिएबल है। तो सर क्या करना है? मत निकालो, जितना रेंट आप जब पे करोगे पीएल में डाल दो, आरओयू असेट लीज लाइबिलिटी मत लिखो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की तरह आगे बढ़ा दो। और सर अगर पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल है तो जितना फिक्स्ड एलिमेंट है उसका लीज लाइबिलिटी का अकाउंटिंग कर लो, जितना वेरिएबल एलिमेंट है उसका अलग से जितना पेमेंट होगा उसका पेमेंट को P&L में डाल के खत्म कर दो। देख मैंने लिखा, समटाइम्स द लीज रेंट आर स्ट्रक्चर्ड इन सच ए मैनर दैट दे लुक लाइक वेरिएबल but some or more part is fixed, माने part fixed part variable. We have to find the present value, we have to find the fixed element first and find the lease liability accordingly from the fixed element, जिसका पीवी करना पॉसिबल है। They are called in substance fixed element, उसी का पीवी निकलेगा। तो ये ए से लेकर के जी तक जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये मेनली थ्योरी के 4-4 मार्क्स के जो छोटे छोटे सम्स आते हैं उसके लिए रेलेवेंट है। बड़े बड़े जो प्रैक्टिकल सम्स आते हैं उसके लिए जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया, इतना सारा बुक्स ऑफ लेसी, बुक्स ऑफ लेसर, एक्सटेंशन ऑप्शन, लेसी की बुक्स में मॉडिफिकेशन, फिर लेसर का बुक्स में मॉडिफिकेशन, सेल एंड लीज बैक, सब लीज, नहीं वो सारा चीज का प्रैक्टिकल बड़ा बड़ा सम आ सकता है। जो बाकी के क्लास वर्क्स हैं उनको जब करोगे तो आपको हर तरह की वैरायटी के सम्स मिल जाएंगे, उनको आप कंप्लीट कर लेना। मेरी तरफ से इंड एस 116 comes to an end here. Thank you very, very much.